अस्सलाम वालेकुम। अब हम अपने नोज़ का अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है एपिस्टैक्सिस और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और नोज़ में से, और जो हमारे कॉमनली जो आपके पास अच्छी की उसके लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है और आपके पास ये डेली लाइफ में भी और वार्ड्स में भी इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास एपिस्टैक्सिस होती क्या है। सिंपल इज़ डैट नाक से नक्सीर आना या खून आना। अब ये किस रीजन में कॉमन होती है? ये एंट्रो इन्फीरियर पोर्शन ऑफ द नेजल सेप्टम से ब्लीडिंग होती है वेसल्स की, तो ये एपिस्टैक्सिस है। अब उसको समझने के लिए पहले हमें नॉर्मली एनाटॉमी समझनी पड़ेगी कि जो वॉल ऑफ द नोज़ है, मीडियल वॉल जिसको नेजल सेप्टम कहते हैं, लेटरल वॉल उसको सप्लाई के करते हैं। अब जस्ट डायग्राम को गौर से देखें तो आपको ये समझ आएगा कि देखिए ये मीडियल वॉल है, ये ऊपर आपके से ब्रेन है, आगे फ्रंट की तरफ नोज़ है और ये नीचे की तरफ ओरल कैविटी है। ऊपर से देखें, अगर इसको मैं इमेजिनरी 4 हिस्सों में डिवाइड कर दूँ तो ये एंट्रो सुपीरियर, ये एंट्रो इन्फीरियर, पोस्टो सुपीरियर और पोस्टो इन्फीरियर क्वाड्रेंट्स, 4 क्वाड्रेंट्स डिवाइड कर दिया। ऊपर की तरफ से याद रखिएगा इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है, उसकी एक ब्रांच बनती है ऑप्थेल्मिक आर्टरी। उसकी फर्दर 2 ब्रांचेस बनती है, एंटीरियर एथमॉइडल आर्टरी, पोस्टीरियर एथमॉइडल आर्टरी। भूल भी जाए तो याद रखिएगा यहाँ पे एथमॉइडल बोन होती है, परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथमॉइड, तो उसके लिहाज से नाम है। आगे की तरफ एंटीरियर एथमॉइडल आर्टरी, पोस्टीरियर एथमॉइडल आर्टरी। तो एंट्रो सुपीरियर पोर्शन को जो सप्लाई कर रही है वो एंटीरियर एथमॉइडल आर्टरी कर रही है, पोस्टो सुपीरियर पोर्शन को जो सप्लाई कर रही है वो पोस्टीरियर सुपीरियर एथमॉइडल आर्टरी कर रही है। उसके नीचे की तरफ आप देखते हैं कि ये आगे की तरफ कौन सी आर्टरी आती है, तो नीचे देखें ये आपके पास है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी बेसिकली 2 में डिवाइड होगी, मैक्सिलरी आर्टरी और फेशियल आर्टरी। मैक्सिलरी आर्टरी आगे फर्दर 2 में डिवाइड होगी। पीछे की तरफ यहाँ पे आपको पता है स्फीनोपैलेटाइन फोसा पड़ा होता है जिसमें गैंग्लियन भी होता है, तो उसके लिहाज से आर्टरी का नाम है स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी। उसकी ब्रांचेज निकलती हैं और यहाँ पे आती हैं, ये पोस्टो इन्फीरियर पोर्शन पे। और हमारे पास क्योंकि ये पैलेट बोन होती है जिसके लिहाज से एक आर्टरी होती है ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी, तो यहाँ पैलेट से क्रॉस करके ऊपर की तरफ आती है और ये एंट्रो इन्फीरियर पोर्शन पे आती है। उसके लिहाज से आगे की तरफ क्या होता है, लिप होता है, तो यहाँ पे पहले ब्रांच होगी फेशियल आर्टरी की। फेशियल आर्टरी की सुपीरियर लेबियल, लेबियल मतलब लिप से रिलेटेड आर्टरी है, उसमें से एक ब्रांच निकलेगी सेप्टल ब्रांच जो एंट्रो इन्फीरियर पोर्शन पे आएगी। तो ईजी है, आगे की तरफ ऊपर की तरफ एंटीरियर एथमॉइडल आर्टरी, पीछे ऊपर की तरफ पोस्टीरियर एथमॉइडल आर्टरी, फ्रंट आगे की तरफ सेप्टल ब्रांच है सुपीरियर लेबियल आर्टरी, और जो पीछे की तरफ है वो हमारे पास ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी है और स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी है, दोनों मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस हैं। ये सारी जो ब्लड सप्लाई है ये है हमारे पास मीडियल सेप्टम ऑफ द नोज या फिर मीडियल वॉल ऑफ द नोज की। अच्छा, इस सब में जो एंट्रो इन्फीरियर पोर्शन है जस्ट बिहाइंड द वेस्टिब्यूल, ये जो सर्कुलर सा है इसको कहते हैं लीटर्स एरिया। इसमें 4 आर्टरी आती है, एंटीरियर एथमॉइडल, पोस्टीरियर एथमॉइडल, सेप्टल ब्रांच है सुपीरियर लेबियल आर्टरी, और आपके पास स्फीनोपैलेटाइन की आर्टरी की ब्रांच आ जाती है। अब हम बात करते हैं लेटरल वॉल ऑफ द नोज की ब्लड सप्लाई। ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा डिफरेंट है कि आपके पास आपको उसमें भी यही था एंटीरियर एथमॉइडल आर्टरी, पोस्टीरियर एथमॉइडल आर्टरी, इसमें भी यही है। आगे से उसमें हमारे पास सुपीरियर लेवल की ब्रांच आ रही थी, लेकिन इसमें हमारे पास इन्फीरियर लेवल की ब्रांच आती है। बेसिकली फेशियल आर्टरी लिखते हैं या फिर इन्फीरियर लेवल की ब्रांच लिखते हैं आप। यहाँ पे वेस्टिबुलर ब्रांचेज और इन्फीरियर लेवल आते हैं। उसके बाद यहाँ पे 2 आर्टरीज आती हैं, ग्रेटर पैलेटाइन और लेसर पैलेटाइन, और उधर हमारे पास सिर्फ खाली ग्रेटर पैलेटाइन आती थी। यहाँ पे ब्रांचेज और सेप्टो पैलेटाइन आती है, तो ऑलमोस्ट सेम है, एंटीरियर एथमॉइडल, पोस्टीरियर एथमॉइडल, स्फीनोपैलेटाइन, ग्रेटर पैलेटाइन, ब्रांचेज ऑफ फेशियल आर्टरी। तो लेटरल सेप्टम और मीडियल सेप्टम की जो लेटरल वॉल और मीडियल सेप्टम की ब्लड सप्लाई ऑलमोस्ट सेम है, और लिटरल एरिया आपको पता लग गया। अच्छा, याद रखिएगा लिटल्स एरिया से पीछे ये वाला जो एरिया है, ये पीछे पोस्टीरियर इन्फीरियर वाला है, इसमें एक और प्लक्सिस बनता है, उसको हम बोलते हैं वुडरफ्स प्लक्सिस, ये नाम याद रखिएगा। तो मैंने आपको ब्लड सप्लाई समझा दी है, नेजल सेप्टम की, लेटरल वॉल की, लिटल्स एरिया का बता दिया। तो आपके पास एक वेन होती है जिसे बोलते हैं रेट्रोक्लोमुलर वेन्स। ये जो रीजन है ये क्लोमुलर कहलाता है। इसके यहाँ जो एक वेन होती है क्लोमुलर वेन होती है, वो जाके पीछे प्लक्सिस में लगती है, और बेसिकली प्लक्सिस वो वेन्स क्या है उसको बोलते हैं वुड रफ्स प्लक्सिस। अभी इसमें इंपॉर्टेंस क्या है कि आपके पास यंग पीपल में या फिर अडल्ट्स में आर्टरीज की वजह से जो ब्लीडिंग होती है मोस्ट कॉमनली वो लिटल्स एरिया में होती है, लेकिन अडल्ट्स में मतलब एडल्ट्स में जो ब्लीडिंग होती है हाइपरटेंशन वगैरह की वजह से, जनरल ब्लीडिंग कॉजेज़ की वजह से, वो हमारे वुड रफ्स प्लक्सिस में होती है। यहाँ लिटल एरिया में उसकी चांसेस कम है और उसमें वुड रफ्स में ज़्यादा है। तो यहाँ पे हो गए। अब कॉजेज़ की तरफ आ जाते हैं। कॉजेज़ में याद रखिएगा 3 तरह की कॉजेज़ हैं। लोकल कॉजेज़ हैं जिसमें नोज़ इन्वॉल्व है, जनरल मतलब जो जनरल सिस्टम से रिलेटेड, और इडियोपैथिक जिसका कॉज नहीं पता। याद रखिएगा एपिस्टैक्सिस का मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो इडियोपैथिक है, मतलब कॉजेज़ नहीं पता। बाकी हम लोकल कॉजेज़ की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले नोज़ में बात करते हैं। देखें, हमने पहले ही पढ़ा था ट्रॉमा, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, जेनेटिक फैक्टर्स, हेरिडिटी फैक्टर्स, ट्यूमर वगैरह सारा कुछ देखना है हमें। ट्रॉमा इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज कि आपके पास फिंगर लग गया, बच्चे उंगलियां मारते रहते हैं नाक में, या फिर आपको एक्सीडेंट वगैरह हो गया, फ्रैक्चर हो गया, तो उसमें भी आपको एपिस्टैक्सिस मतलब ब्लड की लॉस हो सकता है, यहाँ पे आपके नक्सीर आ सकती है।
इन्फेक्शन की बात करें तो एक्यूट वायरल इन्फेक्शन वगैरह, क्रोनिक में आपके पास एट्रोफिक राइनाइटिस, राइनाइटिस सिक्का, टीबी वगैरह, सिफिलिस, ये सारी ग्रैनुलोमेटस डिजीज भी ये आपके पास कर सकती है इन्फेक्शन। फॉरेन बॉडीज़ में आपको पता है नॉन लिविंग की तरफ आ जाए तो राइनोलिथ फॉरेन बॉडीज़ ये कुछ भी फंस सकता है, और लिविंग्स में मैगेट्स, लीचेस वगैरह ये हमने पढ़ा था, नेजल मेयसिस बोलते हैं इसे। नियोप्लाज्म्स में बिनाइन और मेलिग्नेंट दोनों, बिनाइन में हीमेंजियोमा, पेपिलोमा, मेलिग्नेंट में कार्सिनोमा, और याद रखिएगा वेगनर्स ग्रैनुलोमेटोसिस भी इसमें ये होता है, ये एपिस्टेक्सिस होता है। एटमॉस्फेरिक चेंजेस भी आ सकते हैं, ये आप लिख सकते हैं हाई अल्टीट्यूड्स में हाइपोक्सिया वगैरह की वजह से हो जाता है, केशियन डिजीज़ की वजह से होता है, सडन डिकर्पेशन सिंड्रोम, ये नाइट्रोजन जो हमारी बॉडी में चला जाता है अगर तो वापस आने की सूरत में आपका एपिस्टेक्सिस हो जाता है। डीएनएस, डिविएटेड नेजल सेप्टम मोस्ट कॉमन कॉज है। नेजोफेरिक्स पीछे की तरफ आ जाए तो वहाँ पे ट्यूमर है। एडिनॉइड्स की अगर इन्फ्लेमेशन है, एडिनाइटिस हो जाए, मोस्ट कॉमन जो फाइब्रोमा है, जुवेनाइल एंजियोफाइब्रोमा आ गया, मेलिग्नेंट ट्यूमर्स आ गए। जनरल फैक्टर्स जरूर याद रखिएगा, इसमें सारे सिस्टम लिख देना, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हाइपरटेंशन वगैरह, डिसऑर्डर्स ऑफ ब्लड जिसमें ब्लड लॉस हो जाता है, एप्लास्टिक एनीमिया, ल्यूकीमिया, क्रिसमस डिजीज़, करवी, सारी जो विटामिन की डेफिशिएंसी जिससे ब्लड लॉस होता है। लीवर डिजीज़ याद रखिएगा, लीवर जो हमारे पास प्रोटीन्स वगैरह बनाती हैं और क्लोटिंग फैक्टर्स बनाती है, अगर ये नहीं होगी तो आपके पास ब्लड लॉस के चांसेस ज़्यादा है। किडनी डिजीज़ जिसमें क्रोनिक नेफ्राइटिस है, प्रोटीन्स लॉस हो जाएंगी नेफ्राइटिस में, और आपके पास जो है ब्लड लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ड्रग्स, एनसेड्स वगैरह सारी जो है ये एंटीकोगुलेंट्स वगैरह, इनसे हमारे पास ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मीडियस्टाइनल कंप्रेशन, मीडियस्टाइना में ब्लड वेसल्स कंप्रेस होंगी तो उससे वीनस प्रेशर राइज होगा, ट्यूमर्स को कंप्रेस करेंगे तो आपके पास हाइपरटेंशन कंसीडर होगा, और उस हाइपरटेंशन से आपके ब्लड लॉस के चांसेस ज़्यादा हैं। जनरल इन्फेक्शंस, ये मीजल्स वगैरह जितनी भी है ये सारे आपके पास ब्लड लॉस के चांसेस ज़्यादा कर देते हैं, मतलब ये सारी जनरल कॉजेज़ हैं। फिर आ जाते हैं मेंस्ट्रुएशंस जो फीमेल में कॉमन है, जैसे मेंस्ट्रुएशन होता है ब्लड लॉस होता है तो उसमें एपिस्टेक्सिस के चांसेस भी कॉमन होते हैं, लेकिन लेस कॉमन देखेंगे। इडियोपैथिक मोस्ट कॉमन कॉज है, इसमें कॉज नहीं पता होता, लेकिन ये जिसमें कॉज नहीं पता होता मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एपिस्टेक्सिस है। साइट्स ऑफ एपिस्टेक्सिस देख लें तो 90% केसेस में लिटल्स एरिया जो एंटर इन्फीरियर पोर्शन ऑफ नोज है। फिर हम आ जाते हैं अबव द लेवल ऑफ मिडल टर्मिनेट, ये डायग्राम देख रहे हैं, ये अबव द लेवल ऑफ, यहाँ पे मिडल टर्मिनेट होगा, और उसके अबव द लेवल ऑफ मिडल टर्मिनेट, बिलो द लेवल ऑफ मिडल टर्मिनेट। लिटल्स एरिया मोस्ट कॉमन है, फिर अबव द लेवल ऑफ मिडल टर्मिनेट, फिर बिलो द लेवल ऑफ मिडल टर्मिनेट, फिर पोस्टीरियर साइड ऑफ नोज, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ नेजल कैविटी। डिफ्यूज जो है वो जनरली आपके पास पूरे नेजल सेप्टम के रीजन होगा, और ये आपके पास जनरल कॉजेज की वजह से होता है। बाकी तो आपको कोई स्पेसिफाइड कॉज है ना, ट्रॉमा वगैरह, तो ये आपके पास जनरल कॉजेज की वजह से होगा। नेजोफेरिक्स में मतलब जो पीछे की तरफ ब्लड सप्लाई जो आपके पास ब्लड लॉस होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एपिस्टेक्सिस, एंटीरियर एपिस्टेक्सिस मतलब जिसमें ब्लड लॉस होकर फ्रंट की तरफ बाहर से आएगा। एंटीरियर एपिस्टेक्सिस, पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस में ब्लड जो है वो निकल के पीछे की तरफ चला जाएगा और पेशेंट ये अनकॉन्शियसली से इन्हें ले भी जाएगा बॉडी के अंदर, तो उसके बाद वापस वॉमिटिंग में आपके पास कॉफ़ी कलर्ड आपके वॉमिटस आएगा। एंटीरियर एपिस्टेक्सिस याद रखिएगा बच्चों में कॉमन होती है या फिर एडल्ट में कॉमन। पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस मोस्टली एडल्ट्स में कॉमन होती है। ये टेबल देखने में बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसिडेंस एंटीरियर एपिस्टेक्सिस का कॉमन है, पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस का लेस कॉमन है। साइड जो है एंटीरियर एपिस्टेक्सिस की लिटल्स एरिया है। पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस की जो है हमारे पास पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट ऑफ द नेजल कैविटी है, और पोस्टीरियर इन्फीरियर पार्ट भी होती है। वैसे एज जो है एंटीरियर एपिस्टेक्सिस की चिल्ड्रन है या फिर यंग एडल्ट्स है, और पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस की एडल्ट या फिर ओल्ड एज पीपल में। कॉजेज एंटीरियर एपिस्टेक्सिस की मैंने आपको सारी कॉजेज बता दी हैं। मोस्ट कॉमन ट्रॉमा या इडियोपैथिक है, और जो पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस है ये हाइपरटेंशन और एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह मतलब सीवियस डिजीज़ की और जनरल बॉडी डिजीज़ की वजह से हो सकता है। ब्लीडिंग जो है जो एंटीरियर एपिस्टेक्सिस में माइल्ड है, रुक जाती है, पोस्टीरियर में जल्दी से नहीं रुकती। अब मैनेजमेंट कैसे है? मैनेजमेंट में आप ये देखना है कि ब्लड लॉस कहाँ से हुआ, साइड क्यों हुआ है, कितना ब्लड लॉस हुआ है, ये आपको जनरली पता होना चाहिए। अब आपने करना क्या ये मैटर करता है, आप उसने मैनेज कैसे करना है। सबसे पहले फर्स्ट एड देना है। आपने फर्स्ट एड में क्या है कि आपको लग रहा है अगर लिटल एरिया से आपका ब्लीडिंग हो रही है तो आपने अपने थंब और इंडेक्स फिंगर से उस एरिया को पिंच करके रखना है, दबा के रखना है 5 मिनट के लिए। उससे आपके पास नॉर्मली प्रेशर आने की वजह से ब्लड जो वो आपके पास लॉस है, ब्लड लॉस, वो कम हो जाता है और ब्लीडिंग रुक जाती है। अगर वो नहीं होगा ट्रोटर्स मेथड करते हैं, उसमें क्या करते हैं पेशेंट को बिठाते हैं और आगे की तरफ उसका सर झुकाते हैं। उससे आपके पास जो ब्लड है वो निकल जाएगा, और उसके बाद वो ब्रीदिंग जो है वो मुंह से करेगा, तो वो भी हेल्पफुल होता है आपके पास ब्लड को रोकने के लिए। कोल्ड कंप्रेशन से ये होगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन करने में हेल्प करता है, तो आपके पास वेजो कंस्ट्रिक्शन से आपके ब्लड वेसल्स में से ब्लड लॉस कम होगा। कोटराइजेशन में क्या होता है कि आपके पास जब एंटीरियर एपिस्टेक्सिस से ब्लीडिंग हो रही होगी तो जो भी एरिया जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है उसको आप लोकलाइज करेंगे, वहाँ पे देख लेंगे कि इस जगह से ब्लीडिंग हो रही है, वहाँ पे एनेस्थीसिया देंगे और कोटरी करेंगे, मतलब सिल्वर नाइट्रेट वगैरह से उस जगह को आप बर्न कर देंगे, उसे कोटरी कहते हैं। एंटीरियर नेजल पैकिंग में आपको डायग्राम से समझाता हूँ। इसमें क्या करते हैं, आपके पास एक ब्लड क्लॉट वगैरह जो है अगर इसमें एपिस्टेक्सिस वगैरह उसको पहले क्लीन कर देते हैं।
क्लीन करने के बाद एक गॉज पैड लेते हैं, गॉज लेते हैं, ये आपके पास लेंथ लिखी हुई 2.5 सेंटीमीटर, उसको फोल्ड करके यहाँ पे पोस्टीरियरली पास करते हैं और उसको आप फ्लोर से रूफ की तरफ इस तरह मूव करते हैं वर्टिकली। तो आपके पास ये हमारे पास होती है वर्टिकल नेज़ल पैकिंग, ये इंटीरियर ही है। और जो दूसरी वाली आप ये देख रहे हैं इसमें फ्रंट बैकवर्ड लेके आते हैं, फिर फ्रंट पे लेके आते हैं, इस तरह हॉरिजॉन्टल नेज़ल पैकिंग है। तो ये दोनों एंटीरियर की टाइप्स हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पैकिंग। अब आए थे पोस्टीरियर नेज़ल पैकिंग है। पोस्टीरियर नेज़ल पैकिंग थोड़ा गौर से समझिएगा। इसमें देखें ये गोज पैड है और ये रिबन कैथेटर है। रिबन कैथेटर को आप पहले नोज से पास करते हैं, नेज़ोफेरिंग से होकर यहाँ से मुंह से निकाल लेते हैं। होने के बाद आप एक यहाँ से गोज पैड लेते हैं, इसे कोन शक्ल में उसे फोल्ड करने के बाद उसे 3 थ्रेड से बांध देते हैं। अब जैसे ये बाहर निकला, इस थ्रेड को आपने इसके साथ टाई करना है और इसको वापस नोज़ की तरफ से खींचना है। तो ये आहिस्ता से पीछे से खींच के आगे की तरफ से निकल आएगा। जैसे ही आगे की तरफ से निकल आएगा, इस थ्रेड की वजह से ये जो पैक है ये भी इधर से पास होकर फ्रंट की तरफ आ जाएगा। अब जो इसकी थ्रेड है, एक तो यहाँ बांध दी, एक दूसरी थ्रेड इसके पीछे बांधेंगे, उसके साथ एक और पैड बांधेंगे। तो जैसे ये यहाँ से यहाँ पे आएगा, ये आगे आएगा, तो इसके पीछे वाला पैड भी आहिस्ता से पीछे से यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आके ब्लॉक करेगा। तो ये आगे से आके ब्लॉक करेगा इधर से, और जो दूसरे वाला पैक है वो आप ये दूसरे डायग्राम में देखें, यहाँ पे आके पैक करेगा। और उस दूसरे वाले पैक के पीछे की भी थर्ड वायर बांधनी है आपने। थर्ड वायर जो है वो बेसिकली ओरोफेरिंक्स में हैंग कर रही होगी। तो आपके पास टोटल कितनी वायर्स होंगी? 3। एक इसकी आगे इस कैथेटर के साथ बंधी होगी, दूसरी इस वायर इसकी पीछे वाले गोज के साथ, और थर्ड वाली उसके पीछे लटक रही होगी। जो आगे वाली वायर है वो आप डेंटल के साथ अटैच कर देंगे ताकि हेल्पफुल हो। और ओरोफेरिंक्स में ये यहाँ पे हैंग हो रही होगी पीछे, ये हेल्पफुल होगी कि जब भी आपने इसे निकालना है तो पीछे से पकड़ के आप इसे खींचे और ये वापस ये पैकिंग निकल जाए। तो देखिए यहाँ पे ये भी हमारे पास पोस्टीरियर नेज़ल पैकिंग होगी। अभी करते कब है? एंटीरियर नेज़ल पैकिंग जो है वो बेसिकली एंटीरियर आपके पास एपिस्टैक्सिस हो तब करते हैं, पोस्टीरियर नेज़ल पैकिंग तब करते हैं जब पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस हो। आई होप सो समझ आ गया होगा। अब लेटेस्ट टेक्निक आ गया कि आपके पास फोलिस कैथेटर यूज़ करते हैं। फोलिस कैथेटर में आपके पास 2 बैलून्स होते हैं, उनको सलाइन से फिल करते हैं। फिल करने से पहले क्या करते हैं? इसको पास करते हैं, पास करने के बाद इसको सलाइन से फिल करते हैं। फिल करने के बाद एंटीरियर वाला नेज़ल कैविटी को ब्लॉक करता है और पीछे वाला कोना वाले रीजन में पोस्टीरियर साइड को ब्लॉक कर देता है। आई होप सो आपको पोस्टीरियर नेज़ल पैकिंग समझ आ गई होगी। अब आता है एंडोस्कोपिक कॉटराइजेशन। एंडोस्कोपिक कॉटराइजेशन में यह है कि आपके पास एंडोस्कोप पास करते हैं और जिस साइड पे ब्लीडिंग हो रही है आप वहाँ पे डिटेक्ट करके उसकी कॉटरी कर देते हैं। फिर आता है एसएमआर। एसएमआर से क्या फ़ायदा होगा? एसएमआर में ये करते हैं कि हम सेप्टम के पास से पेरिकोंडियल ओस्टियल फ्लैप को अपवर्ड लेके जाते हैं और वेसल्स को थोड़ा सा लेके जाने के बाद उसको वापस थोड़ी सी सर्जरी करते हैं। सेप्टम का डिफेक्ट अगर हो तो ठीक कर देते हैं और वापस उसको लगा देते हैं फ्लैप्स को, और पैकिंग वगैरह उसके ऊपर लगानी हो तो लगा देते हैं। अब उससे होगा क्या? जो वेसल्स हैं उनको इरिटेशन फील होगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी और वहाँ पे उनकी फाइब्रोसिस होगी। उससे क्या होगा कि जो एपिस्टैक्सिस है वो रुक जाती है। अब आया था लाइगेशन ऑफ वेसल्स। तो जिस आर्टरी की आपके पास मसला है, मोस्टली मतलब लोकलाइज है, किसी आर्टरी की वजह से मसला हो रहा है, तो उसको आप क्या कर दें? लाइगेट कर दें तो आपके पास उसकी ब्लीडिंग रुक जाएगी। एक्सटर्नल कैरोटिड कि अगर आपने रोकना है तो आप सुपीरियर थायराइड आर्टरी जहाँ उसकी ब्रांच निकली उसके ऊपर आप उसको लाइगेट कर सकते हैं। मैक्सिलरी आर्टरी को आप कर सकते हैं। मैक्सिलरी आर्टरी आपको पता है कि ये भी किसकी ब्रांच है? एक्सटर्नल आर्टरी की ब्रांच है। इसको आप यूज़ करते हैं मोस्टली पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस को कंट्रोल करने के लिए। इसको कार्डवर्क लेग ऑपरेशन से जाएं और पोस्टीरियर वॉल में जाने के बाद मैक्सिलरी साइनस ओपन करें, वहाँ पे जाके इसको क्लिप लगाएं और आप ये टाई हो जाएगी। फिर एथमॉइडल आर्टरीज जो हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर सुपीरियर एथमॉइडल आर्टरीज, ये आपको पता है ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज की ब्रांच है। ये भी आपको अगर ब्लड लॉस आपके पास इंटरनल कैरोटिड से रिलेटेड है या फिर इन दोनों आर्टरीज से रिलेटेड है तो आप एथमॉइडल आर्टरीज को लाइगेट करेंगे। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है इसमें आर्टरीज में टेस्पाल, ट्रांसनेज़ल एंडोस्कोपिक स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी लिगेशन। अब ये जो प्रोसीजर है ये आपके पास एनेस्थीसिया के अंदर किया जाता है। उसमें स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी जो उसे लाइगेट किया जाता है पोस्टीरियर साइड पे, तो आपके पास ब्लीडिंग रुक जाती है। एम्बोलाइजेशन क्या है कि आपके पास ना, एम्बोलाइजेशन क्या होता है? कोई भी जैसे थ्रोम्बस है वो एम्बोलाइज मूव करता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि आपके पास जो आर्टरी होती है उसमें ना ये आर्टिफिशियल जेल फॉर्म या पॉलीविनाइल अल्कोहल ना आप वो छोड़ देते हैं एम्बुलेंस की फॉर्म में, तो वो आर्टरी को जाके ब्लॉक कर देता है। लेकिन इसमें आपने ध्यान रखना होता है आप इंटरनल मैक्सिलरी आर्टरी में कर सकते हैं, बाकी आर्टरीज में नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें रिस्क होता है कि आप ब्रेन में चला गया तो वहाँ पे आपको जाके सीवियर वगैरह कर सकता है। तो ये लास्ट प्रोसीजर है, जब कुछ कोई हल ना मिलो तब ये एम्बुलाइजेशन करते हैं। जनरल मेजर्स यही है कि आप ब्लड प्रेशर वगैरह एंटीबायोटिक्स उसके पेशेंट की कंटिन्यू रखें ताकि उसका ट्रीटमेंट चलता रहे, और आप एंटीबायोटिक्स दें ताकि उसको इन्फेक्शन वगैरह ना हो। लास्ट है हेरिडिटरी हेमोरेजिक टेलेंजेक्टेसिया। इसमें क्या होता है कि ये आपके पास एक कंडीशन है जिसमें आप एंटीरियर पार्ट ऑफ द नोज से ब्लीडिंग होती रहती है।
इसके लिए भी आप आर्गोन या फिर लेज़र वगैरह से इसका ट्रीटमेंट करते हैं। आई होप सो आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। इसमें कोई क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा। देखते हैं कौन जवाब पहले देता है। थैंक यू सो